अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग कराची से मिशिगन। तो मुझे मालूम हुआ है कि बहुत सारे लोगों को रिसेंटली IR1 CR1 वीज़ा के इंटरव्यू लेटर रिसीव हुए हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में भी और मुंबई कौंसलेट में भी। इन तमाम लोगों के होपफुली एक महीने में, अगले आधे महीने में इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे उनकी कंसर्न एम्बेसीज़ के अंदर। कुछ टिप्स हैं, कुछ जो है पॉइंट्स हैं जो मैंने देखे, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर किए हुए थे। कुछ रिसर्च के बाद और कुछ मेरे एक्सपीरियंस से मैंने कुछ चीज़ें जमा की हैं जिन्हें मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, ताकि वो इंटरव्यू डे के दिन या उससे पहले भी अब जो फाइनल आपके स्टेप्स हैं उनके अंदर काम आ सकें। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये मेंशन कर रहे हैं जिनका रिसेंटली भी इंटरव्यू हुआ है कि फ़ोटोज़ जो हैं वो आप अपने इंटरव्यू डे पे लेके जाएं। ये रेकमेंडेड मैं बस अपनी तरफ से करी हूँ, इसका कोई रूल नहीं है, किसी US डिपार्टमेंट किसी वेबसाइट ने नहीं कहा, लेकिन आप जो है मैं वैसे ही बता रही हूँ कि फ़ोटोज़ ले जाना जो है वो फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा जो लोगों ने बताया कि जब फ़ोटोग्राफ साथ में थी तो उससे उन्हें काफ़ी हेल्प हुई। वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे खुद मेरे इंटरव्यू के दौरान भी पूछा था कि क्या आप अपने साथ फ़ोटोग्राफ्स लेकर आई हैं अपनी और अपने हस्बैंड की या फैमिली की। तो मैंने उनको कहा था कि मैं लाई हूँ, तो उन्होंने कहा वी डोंट नीड टू सी दैम बट दैट्स ओके, क्योंकि मैं लेके गई थी। अब एक चीज़ है, लोगों की शादी की एल्बम्स होती हैं, वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी एल्बम्स ले जाना बेकार है। तो उसका एक बहुत आसान हल होता है जो मैंने भी अपने केस में किया था। वो क्या किया था, तो ये एक पतली सी इस तरह की छोटी सी एल्बम है, ये आपको लोकल मार्केट में मिलती है। वहाँ पे आप इस एल्बम को ले सकते हैं। इसके अंदर फ्यू पेजेस होंगे जहाँ पे आप अपनी शादी की, अपनी जो है वैसे हस्बैंड के साथ घूमने फिरने की, अपनी फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ आपके जो इंटरेक्शन है उन सब की पिक्चर्स डाल सकते हैं, जिसके अंदर आपके और आपके स्पाउसेस मौजूद हों, ताकि उससे वीज़ा ऑफिसर को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो सके। तो यही मैं आपको कहूँगी कि इस तरह की चीज़ों को ले जाइए, अपने साथ रखिए, बहुत हेल्प होती है आपके केस में। इसके बाद चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी जाने वाले हैं तो ध्यान रखिए कि जो शटल सर्विस होती है वो आपसे अराउंड 2 to 3,000 तक चार्ज कर सकती है। तो आपके पास इसके लिए कैश होना लाजमी है, ताकि आप वहाँ पे जो भी अपने लेन देन के प्रोसेस हों उनको ईजिली कर सकें। एक और चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि 10 to 15 मिनट जो है वो शटल सर्विस लेती है, जहाँ पे आप जाते हैं, आपकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं वहाँ से एक्चुअल एम्बेसी जाने तक। तो जब भी आपको पहुँचना है वहाँ पे, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि टाइम थोड़ा सा पीछे छोड़ें आप, ताकि पहुंचने में देर ना हो इंटरव्यू के वक्त तक। इसके अलावा इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपको इस्लामाबाद एम्बेसी जाना है तो इस्लामाबाद में आजकल फॉग बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक और फॉग और इन तमाम सूरत हाल को देखकर आप इसी हिसाब से अपना प्लान कीजिएगा इंटरव्यू के टाइम तक पहुँचने के लिए, ताकि आप लेट ना हो। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, टिप है जिसको याद रखिएगा, वो ये है कि जो आपका पासपोर्ट होता है उसके नेक्स्ट पेज पे आपको सिग्नेचर करना होगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट में स्पेसिफिकली पीछे नेक्स्ट पेज पे एक जगह बनी होती है जहाँ लिखा होता है कि यहाँ पे सिग्नेचर करना है जिसका ये पासपोर्ट है। वहाँ पे सिग्नेचर अगर नहीं किया तो कुछ लोगों को इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी 221G फॉर्म मिल गया था। उन्होंने कहा ये सिग्नेचर हुआ हुआ नहीं है, तो आपको वो करना है लाजमी पहले ही, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन और डिलेज से बचा जा सके इंटरव्यू वाले दिन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि पासपोर्ट का नेक्स्ट पेज को जब आप देखेंगे वहाँ पे साइन करना ज़रूरी है। फोर्थ टिप जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को क्लियर रखें और उसकी आपके पास भी इंफॉर्मेशन क्लियर हो। आप स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हैं, आपका CR1 IR1 वीज़ा का इंटरव्यू है, आपसे लाजमी तौर पर सवाल होगा कि आपने पहले किसी कंट्रीज में ट्रैवल किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्या आपने अपने स्पाउस के साथ किसी कंट्री में ट्रैवल किया है। वो जानना चाहते हैं कि आपकी प्रीवियस प्रायर ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है। तो उसके बारे में आपके आंसर्स वेग नहीं होने चाहिए कि जी हम बचपने में वहाँ पे गए थे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हाँ मैं इस साल में वहाँ गया था, किस काम से गया था, क्या किया था। लड़कियाँ हैं उन्हें भी याद हो, लड़के हैं उन्हें भी याद हो, एग्जैक्टली ईयर याद हो, पता हो किस जगह गए थे, सब पता हो। 6 मंथ से ज़्यादा अगर आपने उस जगह पे क़याम किया है तो आपको फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए उस कंट्री से। ये याद रखिएगा कि अपनी कंट्री का जो पुलिस सर्टिफिकेट होता है वो उसके लिए हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पाकिस्तान के लिए इन जनरल नहीं चाहिए होता, इंडिया के लिए हर केस पे चाहिए होता है। लेकिन अगर आपने प्रायर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर अगर 6 मंथ से ज़्यादा किया तो फिर उन कंट्रीज़ का भी चाहिए होता है। ये 6 मंथ्स का पीरियड और ये कुछ कंट्रीज़ में 1 ईयर का पीरियड होता है, तो उसको आप अपने केस के स्पेसिफिकली चेक कर लीजिएगा। मगर ये याद रखिएगा कि पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन आता है। अगली टिप पे चलते हैं। उसके बारे में ये है कि
जब आप बात कर रहे हो इंटरव्यू के दौरान तो अपने आइडियाज़ को इम्पोज ना करें। ऐसा ना लगे कि आप किसी पॉइंट को ऑफिसर ने आपसे कह दिया लेकिन आप उसको मतलब रिपीट कर रहे हैं और आप उसको बार बार बोल रहे हैं, ऐसा लगे कि ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। ऑफिसर को ये आइडिया नहीं, बहुत क्लियरली आइडिया हो जाता है अगर आप किसी चीज़ में झूठ बोलना चाह रहे हैं या सही बात नहीं कर रहे हैं। वो आपका उससे फॉलोअप क्वेश्चन भी कर लेता है। तो जो भी बात हो उसे प्रिसाइज रखें, टू दी पॉइंट दे। उससे अगर आपसे तफसीलात चाहिए होंगी तो वो खुद ही कह देगा कि मुझे मोर एक्सप्लेनेशन इसमें चाहिए, आप उसे दे देंगे। लेकिन किसी भी बात को इतने दफ़ा रिपीट ना करें, इतनी दफ़ा उसको जोर ना दें कि उसे शक होने लगे कि ये आप शायद गलत बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपका CEAC का जो पोर्टल होता है, जब आप NVC के स्टेज पे होते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, अपने एफिडेविट्स ऑफ सपोर्ट, DS-260, बहुत सारी चीज़ें। जब आप उसे कर देते हैं, आपका DQ हो जाता है, तो अक्सर लोग उस CEAC के पोर्टल को भूल जाते हैं। उस CEAC के पोर्टल को भूलना नहीं है आपको अपने इंटरव्यू के टाइम तक, इंटरव्यू वाले दिन तक। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंटरव्यू से बिल्कुल पहले 1 या 2 हफ्ते पहले जब ऑफिसर आपकी फ़ाइल रिव्यू कर रहा होता है कि इस हफ्ते ये इंसान मेरे पास आने वाला है इंटरव्यू के लिए, समटाइम्स वो वहाँ पे देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट छोटा सा मिसिंग है, ये चीज़ छोटी सी मिसिंग है। मैंने खुद देखा है, कुछ लोगों ने शेयर किया हमारे साथ कि उनके पास CEAC के पोर्टल पे जो मैसेजेस वाला सेक्शन था वहाँ पे लिखा हुआ आया कि काइंडली ब्रिंग दिस डॉक्यूमेंट टू द इंटरव्यू, या लिखा हुआ आया कि काइंडली अपलोड दिस डॉक्यूमेंट टू योर CEAC पोर्टल। तो अगर ये इस तरह का कोई मैसेज आ जाता है, आपका कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट था, ऑफिसर भी नाइस था, उसने आपको जनरली मैसेज कर दिया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि बाद में आपका केस वो फिर AP में या 221G में नहीं डालेगा। होपफुली वो पहले ही देख लेगा जब आप अपलोड करेंगे, और आपके लिए डिलेज से बचा जा सकता है इस तरीके से। तो याद रखें कि CEAC के पोर्टल पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहेंगे, जब अपडेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके अलावा भी आप ज़रा मैसेजेस का सेक्शन टिल द डे ऑफ़ योर इंटरव्यू चेक करते रहिए कि ऐसा तो हमें इमिग्रेशन ऑफिसर ने कोई चीज़ वहाँ पे मैसेज करके बोली है, तो उसका ध्यान रखना लाजमी है। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है, अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, CNIC की फ़ोटोकॉपी, इंटरव्यू लेटर की फ़ोटोकॉपी, ये अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली पाकिस्तान के केस में शटल सर्विस वाले भी जो है वो आपसे उसकी कॉपी मांगते हैं अपने पास रखने के लिए। हर जगह ज़ाहिर है सिक्योरिटी चेक हो रहे होते हैं, तो मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो आपके पास इंटरव्यू लेटर, अपॉइंटमेंट की, आपके पासपोर्ट की, CNIC की लाजमी तौर पर होनी चाहिए। वैसे तो मैं ये कहती हूँ इन जनरल, मैंने अपने केस में भी ये किया था कि तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ रखी थी ताकि कहीं भी किसी को देनी पड़े तो ऐसा ना हो कि जो एक ही कॉपी थी तो वो तो चली गई। तो इसलिए मल्टीपल कॉपीज़, 2 या 3 कॉपीज़ रखना ज़रूरी है। वैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि शटल सर्विस पे भी आपसे मांगा जाता है। अच्छा, वहाँ पे वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कॉपीज़ नहीं है तो आप जाइए, हमारे पास फ़ोटोकॉपियर है, उससे करा लीजिए। बिला वजह आप डिले होते हैं, आप लाइन में पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वो चीज़ें आप अपने साथ अपने घर से लेके जाएँ। तो ये जो है वो कुछ टिप्स थी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आपको रिमाइंड करा दूँ बिफोर योर बिग डे, बिफोर द डे जब आप फाइनली इंटरव्यू के लिए जाएंगे। मुझे मालूम है कि सब लोग कितनी मेहनत करते हैं और इस दिन का कितनी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं जब फाइनली वो वीज़ा इमिग्रेशन के फाइनल स्टेज, द डे ऑफ इंटरव्यू पहुंचते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्मूथली इस प्रोसेस को गुजारें, इंटरव्यू क्लियर करें और जल्दी से जो है वो अपने प्यारों के पास जा सकें, उनसे मुलाकात कर सकें। होपफुली ये टिप्स और चीज़ें आपके काम आएँ। अगर आप लोगों आप लोग वीज़ा इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरे हैं, कोई टिप्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उन्हें दूसरे लोगों को बता सकूं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद एम्बेसी के काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आपने उनके इंटरव्यू लेटर्स कवर नहीं किए। मैंने किए हैं, मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आज से 1.5 हफ्ता पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें इस्लामाबाद एम्बेसी के इंटरव्यू लेटर्स कवर किए गए थे। तो काइंडली अगर आपसे मिस हो गए हैं तो वो इस लिंक पर जाके जो है वो चेक कर लीजिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं CR1 IR1 वीज़ा के इंटरव्यू वाले दिन के जो क्वेश्चन होते हैं इन जनरल, वो मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ पे देख लीजिए। मॉक इंटरव्यू की भी एक मैंने प्रेप की एक वीडियो बनाई है, उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। लेकिन मैं इन समरी में करते हुए एक क्विक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं IR1 CR1 वीज़ा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन जनरल लोगों के पास आते रहते हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।